बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सबके हवाले अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आज हमारा इन्वायरमेंटल साइंसेज के यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट का सेकंड लेक्चर है, जो कि है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन क्या है, इसकी कितनी फेजेस थी, इससे क्या मेजर डेवलपमेंट्स वगैरह आई, इसकी वजह से कितने, ये सब हम इस आज के टॉपिक में देखेंगे। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो है ये क्या है, ये एक पीरियड है, एक टाइम स्पैन है जिसके अंदर फार्मिंग हुई। एग्रीकल्चर बेसिकली सिर्फ फार्मिंग को नहीं कहते, ये हम नेक्स्ट भी देखते हैं। एग्रीकल्चरल बेसिक्स, एग्रीकल्चर की 3 बेसिक्स हैं। फर्स्ट इज़ फार्मिंग, सेकंड इज़ लाइफ स्टॉक और थर्ड है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्मिंग क्या होता है। आपको पता है काश्तकारी करना, खेती बाड़ी वगैरह। और लाइफ स्टॉक क्या होता है, लाइफ स्टॉक इज़ रेलेवेंट टू द एनिमल्स, कि आप उनको मीट वगैरह एनिमल से जो आता है और जो दूध वगैरह होता है, लाइक मवेशी जिन्हें कहते हैं, ठीक है। ये सब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का, तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो है ये बाज़ जगह लिखा है कि 12,000 BC और कुछ जगह लिखा है 9,000 BC। मतलब कि ये वो BC से मुराद बिफोर क्राइस्ट है। ये वो टाइम है जबकि इंसान ने एग्रीकल्चर फसल उगाना शुरू कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। टोटल 3 एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आए। पहला था जो फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था वो 12,000 साल पहले आया, जैसे कि हम रिसेंट डिस्कस कर चुके हैं। ये चाइना, अफ्रीका और जो है लैटिन अमेरिका में आया। ये मैंने यहाँ पे एक साथ मैप भी अटैच किया था कि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। दिस इज़ साउथ अमेरिका एंड दिस इज़ साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज़ द चाइना हेयर। ये चाइना यहाँ पे, ठीक है। एंड ये हमारी सारी लोकेशंस हैं। अफ्रीका, ये सारा अफ्रीका है, ठीक है। और ये इसकी वजह से क्या हुआ था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, ओके। द सेकंड जो है हमारे पास एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 18th सेंचुरी के अंदर, 1700s में आया था वो। तो उसके रिजल्ट के अंदर जो है फिर हमें 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में सेकंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन देखना पड़ा था, ठीक है। इसको हम ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये हुआ था कि सेकंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था एंड इसमें टेक्नोलॉजी हमें नज़र आई थी, ठीक है, और प्रोग्रेसिव हुई थी काफ़ी। थर्ड इज़ द थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो है, इसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ये हर जगह पे आया था 1950s एंड 60s में, वर्ल्ड वॉर के बाद आया ये। और इसके अंदर नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पे मेंशन है, ही वॉन द नोबेल प्राइज़। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एडवांसमेंट की थी इस फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर में। उन्होंने सीड्स बनाए थे ऐसे जिनसे ज़्यादा यील्ड, मतलब ज़्यादा पैदावार हो सकती थी, ठीक है। उससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकती थी। और इसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि 1940s-50s के अंदर जो था, वो अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया से वीट को इंपोर्ट कर रहा था, उसको बरामद करवा रहा था। बट 1970s के अंदर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वो खुद एक्सपोर्टर बन गया इसका, मतलब इसे इतनी ज़्यादा यील्ड आई थी, दैट इज़ ऑल। इससे भी पॉपुलेशन इफेक्ट हुई थी, मतलब बढ़ गई थी पॉपुलेशन। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमने आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ाई अपनी इन ईयर्स के अंदर, और पाकिस्तान भी एक वीट का बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स, मेजर फीचर्स, ये जो इनोवेशंस इसकी वजह से हुई वो क्या थी। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन कहते हैं कि आप डिसिमिलर क्रॉप्स को जो है वो उगाएं। मतलब कैसे कि आप एक क्रॉप को, आपने एक सीज़न लगा लिए चावल, फॉर एग्जांपल, ये इनका कोई मैच बनता नहीं है, ठीक है। आपने एक सीज़न चावल लगा लिए, अगले महीने अगले नेक्स्ट आप सीज़न में लगाओ गोभी, उसके बाद आप यहाँ पे टमाटर लगा लो, फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे कुछ भी करेले या भिंडी वॉट एवर, अगर आप वहाँ पे सेम लगाते रहोगे, मतलब इस साल भी यहाँ टमाटर लगाए हैं, उससे अगले भी टमाटर लगाए हैं, तो उससे क्रॉप इफेक्ट होती है। और हम देखते हैं कि लोग ऐसा ही करते हैं यूजली। कुछ लोगों ने रखा होता है कि हमने मकई ही बीजनी है तो वो मकई ही बीजते हैं, उससे सॉइल इफेक्ट होती है। प्लाव, ये कहते हैं कि जो सुबह सुबह प्लाव किया जाता है फील्ड के अंदर, हल चलाया जाता है जिसे कहते हैं, ये ट्रैक्टर्स वगैरह के साथ चलाना शुरू कर दिया गया था। ट्रैक्टर्स आ गए थे, इससे पहले बैल वगैरह बहुत, मतलब उसके कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था सिस्टम, टेक्नोलॉजी आ गई थी, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग क्या हुई थी, इसकी वजह से एक इम्पैक्ट ये भी आया था कि जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। और जो फार्मिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ट्रांसपोर्टेशन,
जब आपके पास अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी रोड्स होती हैं, अच्छे व्हीकल्स होते हैं, तो आप अच्छी तरह से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट मैंने नेक्स्ट मेंशन किया हुआ है कि आप फिर दुनिया में आलमी मार्केट के अंदर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि रोड्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रोड्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, रोड्स के बगैर ही। तो जापान का यही कहना है कि जिस कंट्री के रोड्स अच्छे होते हैं वही कंट्री जो है वही अच्छा जो है डेवलप कर सकता है, वही अच्छी मार्केट इंटरनेशनल में आ सकता है, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। उसके बाद इनक्लोजर की बात की गई, ये स्पेशली ब्रिटेन के अंदर देखने को मिला था कि उन्होंने क्या किया था, एक्सक्लूसिव ऑनरशिप जो थी वो ख़त्म कर दी थी लैंड की। सेलेक्टिव ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, सेलेक्टिव ब्रीड ये लाइफ स्टॉक से रेलिवेंट है और इसके अलावा यहाँ पे फार्मिंग से भी रेलिवेंट है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अच्छा मतलब यील्ड देते थे सीड्स, उनको आगे से उनकी ब्रीडिंग की गई थी सिलेक्टिव, और सीड्स को डेवलप भी किया गया था, जैसे मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया है। अब यहाँ पे आगे हमारे पास एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट्स हैं, हमारे पास ये सारे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, ठीक है। कैसे इफेक्ट किया है, इससे ग्लोबल वार्मिंग कॉज हुई है, ठीक है। और जैसे ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन हुई है, ठीक है। मेथेन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट के अंदर और बहुत सारी पेस्टिसाइड के वगैरह जो हैं यूज़ होने की वजह से वाटर पोल्यूशन कॉज हुई, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज के काफ़ी सारे डिस्कस किए जा सकते हैं, आप जनरली लिख सकते हैं। सेकेंड, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट जो थे उनको ख़त्म किया गया ताकि जो है वो क्रॉप्स के लिए एक लैंड बनाई जा सके। फॉरेस्ट डिफरेंट होते हैं और जो फार्मिंग होती है दैट इज़ डिफरेंट, अक्सर लोग इनको मिक्स कर देते हैं, बट दे आर टोटली डिफरेंट। फार्म्स के लिए लैंड अलग होती है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड इज़ डिफरेंट वन। तो फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे फार्मिंग की गई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग, टॉलरेंट सीड्स, ऐसे सीड्स जो बर्दाश्त कर सकें पेस्ट अटैक को, कंडीशंस को, डिफरेंट चीज़ों को, और जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें, उनको डेवलप किया गया था, ठीक है। इरिगेशन प्रॉब्लम्स, ज़ाहिर बात है जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तो बहुत ज़्यादा इरिगेशन होने लगी, इसकी वजह से क्या हुआ था, ओवर इरिगेशन हुई, उसकी वजह से सॉइल लीचिंग हुई वगैरह वगैरह। सॉइल डिग्रेडेशन, इससे क्या हुआ था, सॉइल की क्वालिटी गिर गई थी। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में जब बहुत ज़्यादा फार्मिंग की गई तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, सॉइल की क्वालिटी गिर गई थी, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो वाटर में जाते हैं और एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे एल्गल ब्लूम्स और प्लांट ग्रोथ हो जाती है, जिससे ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है, और स्पेशली जो मेरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में रहने वाले उनको तो होता ही है। और इसका ये अगर नेचुरली हम देखें तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद होता है, लेकिन जब आर्टिफिशियलिटी अब आ गई है यहाँ पे तो इसकी वजह से तो ये बहुत जल्दी हो रहा है और उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं। हैबिटेट लॉस, ऑब्वियसली जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो हैबिटेट तो लॉस होगा, ठीक है। इसके बाद ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ऑलरेडी डिस्कस के ग्रीन हाउस गैसेज होती, ग्लोबल वार्मिंग होगी फिर उसकी वजह से। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी क्या होता है, सीमोथर, ठीक है। जब पानी वहाँ पे खड़ा रहता है तो वाटर लॉज्ड हो जाता है, ठीक है। जब सैलिनिटी वहाँ से वाटर वेपर्स के साथ जाते हैं तो वो सॉइल के अंदर सॉल्ट लेफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्रॉप फेलियर क्या चीज़ है, क्रॉप फेलियर होता है मतलब कि आप हाई यील्डिंग जो वैरायटीज़ हैं, कुछ हम ऐसा करते हैं कि वहाँ पे पेस्ट वगैरह दे देते हैं, ठीक है। जब हम पेस्टिसाइड वगैरह देते हैं तो कुछ नेचुरल पेस्ट होते हैं जो कि सॉइल के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है, वो उनकी भी डेथ हो जाती है। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो इंसेक्टिसाइड जितने भी हम देते हैं, ठीक है, और ये क्रॉप फेलियर का सबब बनती है। 1969 में जो पोटैटो फेमाइन हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था, कहत आई थी वहाँ पे आयरलैंड के अंदर। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन अगेन सॉइल जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन इस वजह से होती है, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी गिर जाती है और इसके अंदर वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो टॉप फर्टाइल लेयर्स है फार्म्स की वो रिमूव हो जाती है विंड की वजह से, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और जो है आलमोस्ट ज़मीन जाके बंजर होने पे आ जाती है। और ये कंट्रीब्यूशन भी देती है अपना ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, वहाँ से भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, ठीक है। ट्रेड इंक्रीज, ट्रेड इंक्रीज मतलब ऑब्वियसली जब हमने देखा है कि इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो वो आलमी सतह के अंदर जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सिस्टम था वो बहुत बढ़ गया इसकी वजह से। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, हमने इतनी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं आज। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।